हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बाल विकास के सिद्धांतों के तहत दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे थे कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। हालांकि और सिद्धांतों के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कोहल वर्ग के पढ़ने के बाद हम जीन पियाजे के बाद जेरोम ब्रूनर को पढ़ने के बाद हम ध्यान दीजिएगा पढ़ लेंगे सिगमंड फ्रायड को, और कह सकते हैं कि एरिक एरिक्सन को। ऐसे इस तरह से हम पढ़ते हुए चलेंगे एक एक सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हमने बता दिया था यहाँ तक कि इनके सिद्धांत के चरणों को समझने के लिए इनके प्रमुख 3 शब्दों को समझना होगा। जैसे हमने बताया था कि नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कड़ा क्या है, और ध्यान दीजिएगा ये भी हमने बताया था कि नैतिक व्यवहार क्या है। इन सब के बारे में बता दिया था। आज दोस्तों हम इनके ध्यान दीजिएगा नैतिक विकास के चरणों को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से हमारे लेक्चर को देखिएगा और नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के पास उपलब्ध करवा रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा यह लेक्चर आपको अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के चरणों के बारे में। सिद्धांत के चरण के बारे में बात करते हैं। इनके सिद्धांत के चरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर दोस्तों हम बात करें समझेंगे कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के कुल 3 चरण तथा उससे जुड़े 6 उपचरण बताए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल ध्यान दीजिएगा 3 चरणों का उल्लेख किया है, और ध्यान दीजिएगा उनसे जुड़े कुल 6 उपचरणों को जो है बताया है। कह सकते हैं प्रत्येक चरण में 2-2 उपचरण हैं। इस बात को भी हम यहाँ नोट करते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 2-2 इस तरह से लिख दें, 2-2 उपचरण हैं प्रत्येक, यानी कि 3 चरण है तो एक चरण में 2 उपचरण। इस तरह से 3 दूनी 6, कुल उपचरणों की संख्या कितनी है? 6। या कह सकते हैं 3 स्तर की चर्चा किए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाओं की चर्चा की है। कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं। तो ध्यान दीजिएगा इनके प्रत्येक चरण में 2-2 उपचरण हैं। और आगे बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ और बात करें तो इनका प्रत्येक उपचरण एक दूसरे का, अभी मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा, एक दूसरे का विरोध करता है। एक दूसरे का विरोध करता है। और कैसे करता है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी यहाँ सामान्य सी जानकारी, इसको जान लीजिए। फिर यहाँ पर बात करें, ध्यान दीजिएगा कोहल वर्ग ने क्या कहा है। तो कोहल वर्ग ने कहा है
कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के नैतिक विकास के नैतिक विकास के छठवें उपचरण में नैतिक विकास के छठवें उपचरण में दुनिया के केवल 4% लोग ही पहुंच पाते हैं। 4% लोग ही पहुंच पाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे अगर हम बता दें तो एग्जाम्पल स्वरूप आप जानते रहेंगे, जैसे महात्मा गांधी हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर, और ऐसे कई व्यक्ति हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं कालिदास हैं, ऐसे और मान लेते हैं जैसे शेक्सपियर हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जो नैतिक विकास के छठवें उपचरण में पहुंच पाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिद्धांत के चरण जो इनके थे, इनके बारे में कुछ बातें थी जिसको हमने बता दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर एक एक चरणों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत के पहले चरण और उससे जुड़े उपचरण के बारे में। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखेंगे दोस्तों, पहली हेडिंग इसके साथ हम लोग बनाएंगे। इनके सिद्धांत के चरण में पहला है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला है उसका नाम है पूर्व परंपरागत या इसी को कहा जाता है पूर्व रूढ़िवादी, या इसी का एक नाम और है जिसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग कहते हैं पूर्व परंपरागत, या ध्यान दीजिएगा पूर्व रूढ़िवादी, या इसी को कहते हैं पूर्व नैतिक चरण। और इसका समय है 4 से लेकर के 10 वर्ष। 4 से लेकर के 10 वर्ष। तो इसके सापेक्ष में कुछ बातें करें हम अगर दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले बात करें नैतिक विकास के जिस चरण में नैतिकता का आधार माता पिता हूं, वह पूर्व नैतिक चरण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें कह सकते हैं बालक के नैतिकता का जो आधार होता है वो कौन होते हैं, उनके ध्यान दीजिएगा माता और उनके पिता होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे के, उनके नैतिकता का आधार। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको पूर्व परंपरागत या पूर्व कह सकते हैं रूढ़िवादी या पूर्व नैतिक चरण कहा गया, क्योंकि ये नैतिकता से पहले का क्या है, चरण। इसमें और कुछ बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें
नैतिक विकास, नैतिक विकास का प्रारंभ नहीं होता, नहीं होता। इसमें नैतिक विकास का प्रारंभ नहीं होता है। दोस्तों एक पॉइंट और, इसके दो उपचरण हैं दोस्तों। कितने उपचरण हैं? दो उपचरण हैं। अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है और इसके तहत आप पहली हेडिंग बनाएंगे जिसके बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। नंबर ए है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर अंग्रेजी में हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है पनिशमेंट, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। इसका समय है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन मान के चलिए 4 से 7 वर्ष इसका समय है। फिलहाल समय की यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय सिर्फ यही डिपेंड करता है 4 से, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष तक। लेकिन दोस्तों अगर समय की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसके समय की बात करें तो ये 4 से 7 वर्ष तक होता है दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। चलिए इसमें समझते हैं थोड़ा सा, देखेंगे। दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था की बात करें, समझिएगा दोस्तों, दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बालक, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि बालक के नैतिकता का आधार कौन है? उनके माता पिता। और बालक, ध्यान दीजिएगा, दंड से बचने के लिए अपने माता पिता के आज्ञा का क्या करता है दोस्तों? पालन करता है। बालक जो है दंड से बचने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। जैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझिएगा, थोड़ा सा हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए घर पर मामा जी आ गए और बच्चा जैसे पहुंचा, मामा जी कह रहे हैं कि आ जाओ बेटा, वो ध्यान दीजिएगा आ नहीं रहा। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे ने क्या किया, मामा ने कहा कि आप एक गिलास पानी थोड़ा दे दो बेटा। तो छोटा सा लड़का है, ध्यान दीजिएगा, 4, 5, 6 साल का लड़का है, वो ले गया पानी, ध्यान दीजिएगा क्या किया, ले गया। तो ध्यान दीजिएगा पानी गिरा दिया, ये पानी ले ही नहीं गया। तब तक उसकी मम्मी आई और उसको एक थप्पड़ जड़ दी, और जब एक थप्पड़ जड़ दी तो ध्यान दीजिएगा उसको क्या मिल गया? दंड। अब वो समझ गया कि अगर मैं दोबारा ऐसी गलती करूंगा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, मार पड़ेगी। और इसी दंड से बचने के लिए अगली बार वह आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है दोस्तों। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया? दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। अर्थात इस अवस्था में बच्चा, ध्यान दीजिएगा, दंड से बचने के लिए आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है। हमें यकीनन पता है कि आपको अच्छे से यह बात समझ में आई होगी। फिर से दूसरे सिचुएशन में समझिएगा, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो है एक सोचता है कि कुछ भी गलत नहीं है, हमें, ध्यान दीजिएगा, बस किसी कार्य को कर लेना, कह सकते हैं चोरी कर लेनी चाहिए। बच्चा सोचता है कि कुछ भी गलत नहीं, हमें चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से मुझे सामान भी मिल जाएगा और हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझेंगे, चोरी कर लेना चाहिए, लेकिन ध्यान देंगे, सोचता है कि हमें वही कार्य करना चाहिए दोस्तों, हमें वही कार्य करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें दंड ना मिले। कहने का मतलब, अगर दंड मिल रहा है तो हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए, हमें चोरी कर लेनी चाहिए, बस ऐसी चोरी करें कि उसके बदले हमें दंड ना मिले। तो दोस्तों हमें यकीनन पता है, आपको ये बात समझ में आ गया। इसको हम लोग लिख देते हैं अच्छे से, एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलिए दोस्तों लिख देते हैं। देखिएगा, यहां पर अगर बात करें तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, इस अवस्था में, इस अवस्था में
बालक, इस अवस्था में बालक, दोस्तों समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बालक जो सही गलत सीखता है, इस अवस्था में बालक सही और गलत अपनी माँ और पिता से सीखता है। वह दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। ठीक, तो दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। इस अवस्था में बालक सही और गलत अपनी माँ और पिता से सीखता है। वह दंड से बचने के लिए दंड से बचने के लिए आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। तो इस बात को हमने समझा दिया। और कुछ बातें हैं जिनको हम अच्छे से आपको समझा दें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप पहले क्या करिए, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा यही चीज मिटाएंगे क्योंकि इसी में लिखना है। थोड़ा सा और कुछ बातें समझिएगा। देखिए बच्चा क्या समझता है, समझेंगे। बच्चा क्या कहता है कि कुछ भी गलत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को गलत और सही के बारे में पता नहीं है, इसलिए ध्यान में वो सोचता है कुछ भी गलत सही नहीं है, बस हमें वही कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे हमें दंड मिले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या कह रहा है कि कुछ भी गलत सही नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा हमें वही कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें दंड मिले। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे ध्यान दीजिएगा, बच्चे ने क्या कहा कि हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंज ध्यान दीजिएगा अगर पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंज अगर पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। तो इस एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान जानते रहेंगे। एग्जाम्पल को यहां पर मैं लिख देता हूं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंज पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंज पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। तो ये देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था है। इसमें एक निष्कर्ष निकल रहा है कि बच्चे की नैतिकता का आधार उसके माता पिता है, उसे सही गलत सिखाने वाले उसके माता पिता हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह सही गलत नहीं जान पा रहा है, बस वो इतना समझ गया मार खाने से कि हमें यही कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ऐसा करने पर अगर हमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, दंड मिलेगा। दूसरी बात कि बच्चे को लगता है कुछ भी गलत सही नहीं है, बस हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमें दंड
जिससे हमें दंड ना मिले दोस्तों। यहाँ गलती हो गई है, आप लिख लेंगे दंड ना मिले। ध्यान देंगे हिंज को चोरी, जैसे यहाँ पर लिखा है हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। बच्चे सोच रहे हैं कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हिंज पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। तो दोस्तों हमको पता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम दूसरी उप अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों मिटाते हैं यहाँ पर इसको, और दोस्तों ध्यान से इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि एक एक बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अच्छे से समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कोहलबर्ग ने अगली जो उपअवस्था बताई है बी नंबर पर, इसका जो उपअवस्था है हम कह सकते हैं वो है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, या इसी को कहा गया अहम केंद्रिता, या कहीं कहीं मिलता है दोस्तों अहंकार भावना की अवस्था। ठीक, और इसका जो समय कर सकते हैं, समय है 7 से 10 वर्ष है। और अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी मोरालिटी। ठीक, चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। अब देखिएगा इसमें समझेंगे बच्चा क्या समझता है। बच्चा ध्यान दीजिएगा इसमें ये सोचता है कि ध्यान दीजिएगा हमें, ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि बच्चा इसमें ये समझता है कि ध्यान दीजिएगा हमें, ध्यान देंगे चोरी कर लेनी चाहिए, लेकिन कब? अगर चोरी करने से हमारा फायदा हो तब। समझिएगा बच्चा इसमें सोच रहा है कि हमें चोरी कर लेनी चाहिए, लेकिन कब? जब चोरी करने से हमें क्या हो? फायदा हो दोस्तों। क्या हो? फायदा हो, तो हमें चोरी कर लेनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि हमें, ध्यान दीजिएगा, किसी के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा, ध्यान दीजिएगा, अगला वाला, सामने वाला हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। और बच्चे को लगता है कि हमें चोरी कर लेनी चाहिए अगर हमारा फायदा हो रहा है, और अगर सामने वाले ने, ध्यान दीजिएगा, नुकसान पहुंचाया है और हमको सामान नहीं दिया तो हमें उसकी चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से हमारा क्या होगा? फायदा होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देंगे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? बदले की भावना होती है, यानी कि उसने जैसे मेरे साथ किया वैसा मैं उसके साथ करूंगा। इसीलिए इस अवस्था को जैसे कि तैसी अवस्था कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, अभी और अच्छे से समझाएंगे। देखिएगा इस अवस्था में बालक को यह लगता है कि सामने वाला हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है ठीक हम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। ठीक दोस्तों, ध्यान देंगे, इसीलिए इसे
इसीलिए इसे जैसे का तैसा अवस्था भी कहा जाता है, अवस्था भी कहा जाता है, जैसे का तैसा अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, आप इतनी बात समझ गए होंगे, इस अवस्था में बालक को यह लगता है कि सामने वाला हमारे साथ जैसा व्यवहार किया दोस्तों, ठीक वैसा व्यवहार हम उसके साथ भी करेंगे, इसलिए इसको क्या ध्यान दीजिए कहा गया, जैसे का तैसा अवस्था कहा गया। समझिएगा, मान लीजिए जो हिंज था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हिंज डॉक्टर के पास गया था दवा लेने, उसके पास पैसा भी था, उस दवा के बदले वह दाम दे रहा था, लेकिन डॉक्टर को जैसा लगा कि, ध्यान दीजिएगा, जैसे लगा कि इस इलाज कह सकते हैं बीमारी की जो दवा है सिर्फ मेरे पास है, तो उसने उसका फायदा उठाते हुए क्या किया, दवा ध्यान दीजिएगा 60 गुना दाम पर बेचने लगा। और अब हिंज के पास उतना पैसा था ही नहीं, क्या करता है, तो हिंज ध्यान दीजिएगा परेशान हो गया, लौट करके चला आया, बहुत परेशान हुआ। अंत में उसने कहा कि मेरे साथ उसने जैसा व्यवहार किया है मैं उसके साथ ठीक वैसा व्यवहार करूंगा दोस्तों। अर्थात उसने हिंज को दवा नहीं दिया और हिंज ने क्या किया, ध्यान देंगे, दवा की चोरी कर लिया। और दवा की चोरी कर लेने से ध्यान दीजिएगा उसको दो फायदे हुए, एक तो उसकी पत्नी की जान भी बच गई, और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, उसकी पत्नी की जान बचने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा उसको पैसा भी नहीं देना पड़ा। और ध्यान दीजिएगा इसीलिए इसको कहा गया जैसे कि तैसा अवस्था। और बच्चे इस अवस्था में ये समझते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, हमें चोरी कर लेनी चाहिए, लेकिन चोरी करने से अगर हमारा फायदा हो रहा हो तब चोरी करना चाहिए। तो बच्चे क्या समझते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन बच्चे क्या समझते हैं इसके बारे में दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चे क्या कहते हैं इसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पर। बच्चे कहते हैं, अगर कोई कार्य गलत भी है तो भी हमें कर लेना चाहिए, अगर उसमें हमारा फायदा हो तो, अगर उसमें हमारा फायदा हो तो ध्यान दीजिएगा बच्चे क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई कार्य मान लीजिए गलत भी है तो भी हमें कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उस कार्य को करने से हमारा क्या होगा, फायदा होगा। बच्चे के अंदर ध्यान देंगे ये भावना आ गई। कहने का मतलब बच्चे क्या समझ रहे हैं कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से उसको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा और उसके पत्नी की जान भी बच जाएगी, तो फायदा भी है और काम भी हो रहा है। और पिछली वाली अवस्था में आपने देखा था कि बच्चों ने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या चोरी करनी चाहिए, तो दोनों विरोधी हैं एक दूसरे की। यही चीज हमने बताया था कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की प्रत्येक उपचरण एक दूसरे के क्या है, विरोधी। तो यहां हम लिख सकते हैं जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे बात करें, जैसे हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से, और किसकी चोरी दोस्तों, दवा की चोरी, ये जानते रहिएगा। हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि चोरी करने से उसे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा,
और उसकी पत्नी की जान भी बच जाएगी, जान भी बच जाएगी। तो दोस्तों यह पॉइंट भी हमने अच्छे से आपको समझा दिया कि क्या है आंतरिक सापेक्ष नैतिकता या आम केंद्रिता। इसके बारे में हमने बड़े अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहला जो कह सकते हैं कि चरण था या पहला कह सकते हैं कि स्तर था, इसके बारे में अच्छे से हमने समझा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम और चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बात करें। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। अगली अवस्था में सिर्फ ऐसे ही सब कुछ रहने दीजिएगा। ये जो पूर्व लगा है इसको आप लोग हटा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परंपरागत या रूढ़िवादी या नैतिक चरण आ गया है और इसका समय भी अलग है, जिसको हम अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी हम बात कर दे रहे हैं। परंपरागत या रूढ़िवादी या नैतिक चरण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हो गई। चलिए समय इसका हम लोग लिख लेते हैं। समय है 10 से 13 वर्ष और ये दूसरा स्तर। चलिए ये चीज हो गया। अब समझिएगा क्या है परंपरागत या रूढ़िवादी स्तर या नैतिक चरण। दोस्तों तो समझिएगा कि ध्यान दीजिएगा, परंपरागत या रूढ़िवादी या नैतिक चरण क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस स्तर में समझिएगा कह सकते हैं नैतिक विकास के जिस स्तर में चिंतन का आधार समाज हो जाए, वो ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं परंपरागत या रूढ़िवादी या नैतिक चरण होता है। तो ये है क्या दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख दें कि नैतिक विकास के जिस चरण में चिंतन का आधार कौन हो जाए दोस्तों, समाज हो जाए, तो वह समाज हो जाए तो वह परंपरागत या रूढ़िवादी या ध्यान दीजिएगा नैतिक चरण। ठीक, यहां पर भी हम एक पॉइंट लिखेंगे, इसके भी दो उपचरण हैं और इसके भी दो चरण हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इन बातों को अच्छे से समझिए। देखिए कह रहा है इसके भी दो उपचरण हैं। पहला उपचरण की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है अंतर वैयक्तिक संबंध या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा जो है कानून एवं व्यवस्था के सम्मान की अवस्था है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसको कहा जाता है, पहली हेडिंग हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली हेडिंग बनाते हैं, दो उपचरण हैं जिसके तहत हम पहली हेडिंग ध्यान दीजिएगा बना रहे हैं, जिसका नाम है अंतर वैयक्तिक
संबंध या इसी को कहा जाता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध या इसी को कहा जाता है अच्छा लड़का, या इसी को कहा जाए अच्छी लड़की अवस्था, अच्छी लड़की अवस्था। ठीक, तो दोस्तों इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज की बात हम करें तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, बालक ध्यान दीजिएगा यह सोचता है कि समाज में हम ऐसे कार्य करें, समझिएगा ध्यान से, बालक इस अवस्था में यह सोचता है कि समाज में हम ऐसे कार्य करें कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि में हमारी छवि अच्छी बने। समझिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा बालक समाज में अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए इसमें अच्छे अच्छे कार्य करता है ताकि उसकी प्रशंसा हो। जैसे ध्यान दीजिएगा हिंद क्या करता है, हिंद ध्यान दीजिएगा बच्चे इसमें कहें कि हिंद को दवा की चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दवा की चोरी करने से, ध्यान दीजिएगा, दवा की चोरी करने से क्या होगा समझेंगे, दवा की चोरी करने से ध्यान दीजिएगा वह अपनी पत्नी के निगाह में एक अच्छा पति बन जाएगा। और बात करें, मान लीजिए कोई दुष्ट लड़का है, किसी क्लास कोई दुष्ट लड़का है, उसको ध्यान दीजिएगा दो चार लोगों ने, कोई एक उसमें बहुत हीरो बन रहा है उस क्लास में, और वो क्या किया, लड़के को खूब पीट दिया, जो बदमाशी कर रहा था उसको खूब पीट दिया। अब उन बच्चों के सामने वो क्या हीरो तो बन ही रहा था और भी हीरो बन गया, उनकी ध्यान देंगे दृष्टि में उनकी छवि क्या होगी और अच्छी हो गई उस बच्चे की। तो समझिएगा कहने का मतलब बालक समाज में ध्यान देंगे ऐसे कार्य करता है ताकि समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें, समाज की दृष्टि में उसकी छवि अच्छी बन सके। तो इस बात को हम यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं बालक या बालिका समाज में ऐसे कार्य करते हैं ताकि समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहें, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहें। ठीक, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर ध्यान दीजिएगा और क्या होता है, ध्यान देंगे इस अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होगा, समझिएगा बच्चे क्या सोचते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बच्चे क्या सोचते हैं। अगर कोई कार्य गलत भी है तो भी उसे कर देना चाहिए अगर उस कार्य से समाज में हमारी छवि अच्छी बनती है तो जैसे दोस्तों समझिएगा यहां पर मैं हिंद का उदाहरण सब में दूंगा। जैसे ध्यान दीजिएगा यहां हम एग्जांपल ले लें, जैसे हिंद को दवा की चोरी
कर लेनी चाहिए, दवा की चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह अपने पत्नी की नजर में एक अच्छा पति बन जाएगा, एक अच्छा पति बन जाएगा। दोस्तों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या है अंतर वैयक्तिक संबंध, यानी कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की अवस्था। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, हमें पता है यकीनन। दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम इसके बाद और अगली अवस्था जो है उसको अच्छे से समझा सकें। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं अच्छे से, और इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो इसमें इसके साथ अगली अवस्था है वो है कानून एवं सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। कानून एवं सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, ये देखिए दूसरी अवस्था। बात ध्यान से बच्चों इसको भी समझिएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए होता क्या है इस अवस्था में। अब इस अवस्था में बच्चे ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि कानून और समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे भले ही ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि कोई कार्य करने से हमारी छवि अच्छी बनती है, फिर भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर वह कार्य कानून के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, तो उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा गलत कार्य करना कानूनी अपराध है। फिर से समझेंगे। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, कानून और समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, बल्कि उसका पालन करते हैं, अर्थात उसका सम्मान करते हैं, उसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा चलने का प्रयास करते हैं। और ये ध्यान देंगे, सोचते हैं कि कोई कार्य करने से भले ही हमारी छवि अच्छी बने, लेकिन वह कार्य अगर कानून के खिलाफ है तब भी हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत कार्य है तो कानूनी अपराध है। तो दोस्तों इसके बारे में इतना ही, यहां पर इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा यहां मैं लिख दे रहा हूं। इस अवस्था में बालक बालिका समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, कानून के नियमों का
पालन करते हैं, कानून के नियमों का पालन करते हैं। ठीक दोस्तों, ये बात हमने बता दिया। इस अवस्था में बालक बालिका समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा गलत कृत्य नहीं करते हैं कि जिससे उनके द्वारा कानून के नियम या कह सकते हैं समाज के जो नियम है वो टूटे। तो यहाँ लिख सकते हैं, ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे इनका सामाजिक संबंध टूटे। ठीक, यहां हम फिर ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे तो देखिएगा, लिख सकते हैं बच्चे क्या सोचते हैं। अब इस अवस्था में तो ध्यान दीजिएगा, ये करना चाहते हैं और सोचते क्या कि भले ही किसी कार्य को करने से हमारी छवि अच्छी बनेगी, फिर भी वह कार्य नहीं करना चाहिए अगर वह कानून के खिलाफ है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। हिंज का उदाहरण मैं सब में दूंगा दोस्तों, क्योंकि हिंज ही इस कहानी का शीर्षक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं हिंज का उदाहरण सब में दूंगा अच्छे से, क्योंकि आपको यह बातें अच्छे से समझ में आ सके। आप अपना नोट्स तैयार करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि सीटेट 2024 में आपको सफलता मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अब देखिए क्या कह रहा है। हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि भले ही वह एक अच्छा पति बन जाएगा, लेकिन चोरी करना कानूनी अपराध है। तो दोस्तों यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, हमें यकीनन पता है कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज कह सकते हैं हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 2 चरणों के बारे में ही चर्चा कर पाए हैं। कल कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को हम पूरा कर देंगे और यह सिद्धांत कोहलबर्ग का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, जो चीजें रहेंगी कल हम इसको पूरा कर देंगे। आज के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इतना ही, क्योंकि समय हो गया है। और ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।